हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, आज हम ऐसी क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो ये जो मैं आप आज को टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं इस क्लास से बाहर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान में मृदा यानी कि मिट्टियों के प्रकार। तो दोस्तों, इस क्लास में हम मिट्टियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, और राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, वहाँ पर उनकी विशेषता क्या है। इन सभी के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मिट्टियों के बारे में, जो आज हम पूरी संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के माध्यम से जानेंगे पूरी। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान में मृदा, मिट्टियों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में। राजस्थान में मिट्टी का वितरण राज्य की जलवायु, वर्षा और भूवैज्ञानिक संरचना से प्रभावित होता है। दोस्तों, राजस्थान ही नहीं, चाहे किसी भी देश की हो या चाहे किसी भी राज्य की हो, वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो वहाँ की जलवायु, वर्षा और वहाँ की जो भी जोग्राफिकल संरचना है वहाँ की, उससे प्रभावित होती ही हैं वहाँ की मिट्टियाँ, और उसी के अनुरूप वहाँ की मिट्टियाँ होती हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? तो राजस्थान में मिट्टियों को दो भागों में बांटते हैं हम। पहले तो आता है दोस्तों परंपरागत एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर हम बांटते हैं मिट्टियों को, और फिर दूसरे हम बांटते हैं ICAR के अनुसार। ये ICAR क्या है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप ये जान लें कि कितने भागों में बांटा है। तो परंपरागत एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण और ICAR के आधार पर। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं दोस्तों परंपरागत एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण। इसमें परंपरागत एवं क्षेत्रीय वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा है मिट्टियों को, तो हम देखते हैं दोस्तों। पहली हमारी मिट्टी है मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी। इसे हम एरिड और डेजर्ट सोइल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? यह राजस्थान में सबसे व्यापक रूप से पाई जाती है। यानी कि दोस्तों, जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती है राजस्थान में, उनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र पर मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लगभग आप इसको 2/3 भाग मान लीजिए, 2/3 भाग पर रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर ये मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। एरिड सोइल, एरिड का मतलब ही शुष्क होता है, ये आपको याद रह जाएगा एरिड से। फिर ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती हैं। अपन जिले देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले में ये मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो भी ज़िले आते हैं वो तो आपको याद रखना ही है। कौन सा जिला आता है पश्चिम में? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर। और पश्चिमी भाग में और भी आते हैं, इसमें गंगानगर भी आप शामिल कर सकते हैं। गंगानगर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी गंगानगर भी इसमें आ जाएगा आपके। तो ये जिले हैं प्रमुख, यहाँ पर रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये हो गया प्रमुख क्षेत्र, हो गया प्रमुख जिले हो गए जहाँ पर मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। जो रेतीली बलुई मिट्टी है, इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है दोस्तों इसमें कण मोटे होते हैं और यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बारिश भी कम होती है। इस क्षेत्र में बारिश कम होगी तो ये उपजाऊ भी इतनी नहीं है। इसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े कण होंगे, तो ये इसके जो उत्पादक क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है इसकी। तो दोस्तों, हमने पहले इसकी विशेषता देखी है कि इसके कण मोटे होते हैं और ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर दूसरी विशेषता है दोस्तों, पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है इसमें, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सेकंड विशेषता थी कि पानी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक होती है। दोस्तों, जो भी बारिश होती है वो मिट्टी सोख नहीं पाती उस पानी को। पानी अगर आ रहा है बारिश के माध्यम से, तो मिट्टी सोख नहीं पाएगी, उसके अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी और वह सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तीसरी विशेषता है दोस्तों, कैल्शियम लवणों की अधिकता और नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है इसमें कौन से लवणों की अधिकता है और कौन से लवणों की कमी है इसमें। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी, दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि राजस्थान में जितनी भी मिट्टियाँ हैं उन सभी में नाइट्रोजन की कमी पाई ही जाएगी। राजस्थान की जितनी भी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। ये आपको पॉइंट शुरुआत से याद रख लेना है कि राजस्थान में जितनी भी मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आपको कोई सी भी ऐसी मिट्टी नहीं मिलेगी जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता है या फिर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। नाइट्रोजन की कमी होगी सभी मिट्टियों में। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि कौन सा लवणों की अधिकता है, तो कैल्शियम लवणों की अधिकता है, और कमी किसकी है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों फसलें। तो इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती है, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें इसमें होती है प्रमुख रूप से। तो पहली फसल है बाजरा। बाजरा प्रमुख रूप से पश्चिमी मरुस्थल में ही बोया जाता है। फिर आता है मोठ, फिर आता है ग्वार। 3 फसलें हैं जो मुख्य रूप से बोई जाती हैं। तो दोस्तों ग्वार जो है दोस्तों भारत का लगभग 80% 80 से भी अधिक प्रतिशत लगभग अपने राजस्थान में होता है। तो इसमें ये भी याद रख लेना है कि सर्वाधिक ग्वार कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। और एकाधिकार भी आप मान सकते हैं एक तरीके से, लगभग 80% से भी ज़्यादा ग्वार अकेले अपने राजस्थान में उत्पादित होता है। तो ये थी दोस्तों विशेषताएं मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट मिट्टी आती है लाल पीली मिट्टी। ये कौन से क्षेत्र में होती है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, तो ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, राजसमंद के कुछ भाग में होती है। यानी कि आपके जो बनास नदी है, बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में भी ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है, तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी होती है। और ये क्षेत्र पर ध्यान रखने आपको कहाँ होती है, तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही और राजसमंद के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। इसकी विशेषता क्या है लाल पीली मिट्टी की, तो यह ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों के विघटन से बनती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये मिट्टी लाल पीली मिट्टी किससे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट चट्टानों के विघटन से बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एक और बन गया आपके, ये याद रखना है। फिर इसमें किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है, तो ये भी आपके नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको। तो लोहे के ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग लाल पीला हो जाता है इसका। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि लाल पीली मिट्टी है, इसके पीले और लाल पीले होने का कारण क्या है, तो लोहे के ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका लाल रंग लाल से पीला हो जाता है इसका कलर। फिर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। तो राजस्थान की जितनी भी मिट्टियाँ हैं दोस्तों उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और लाल पीली मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी है इसमें। और कौन कौन सी फसलें हैं मुख्य रूप से जो इसमें बो सकते हैं, अच्छे से इसकी पैदावार होती है लाल पीली मिट्टी में, तो मक्का और मूंगफली की इसमें अच्छी पैदावार होती हैं। तो दोस्तों ये थी लाल पीली मिट्टी के बारे में जानकारी। अगली मिट्टी आती है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। ये आपकी इम्पोर्टेंट मिट्टी बनती है। यहाँ से क्वेश्चन अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया था, पटवार का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा है, और 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा है। और लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से काली मिट्टी से मिट्टियों से अगर क्वेश्चन बनता है तो काली मिट्टी से क्वेश्चन आपके 100% बनता ही है। तो काली मिट्टी को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के, तो हाड़ौती क्षेत्र में, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है आपके, इसमें हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका एक और नाम भी है दोस्तों, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये 4 जिले हैं, हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है अधिक मात्रा में। वैसे नॉर्मल काली मिट्टी आपके उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो मध्यम काली होती है। इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों काली मिट्टी का, ये बनी कैसे है, तो ये बेसाल्ट और लावा से बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बेसाल्ट लावा से बनी है। इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो इस मिट्टी में अधिकता किसकी है काली मिट्टी में, तो चूने की, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
इसमें नमी धारण करने की क्षमता दोस्तों सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी की एक मुख्य विशेषता यही है। आपको विशेषता से क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। फिर सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों फसलें, कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो कौन कौन सी फसलें होती है? कपास है, ये मुख्य रूप से होती है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। कपास काली मिट्टी में कपास मुख्य रूप से होती है, ठीक है। कपास की फसल मुख्य रूप से होती है, इसलिए काली मिट्टी को एक और अन्य नाम दिया गया है दोस्तों, कपासी मिट्टी। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो फसलें कौन कौन सी है? पहला तो हो गया कपास, गन्ना और अफीम। 3 तरह की फसलें इसमें मुख्य रूप से होती हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट आती है मिट्टी दोस्तों लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में, और चित्तौड़गढ़ में ये मिट्टी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम इसकी विशेषताएं, कि लाल लोमी मिट्टी की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड अधिक होता है जिससे इसका रंग लाल होता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है कि लाल लोमी मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की, और इसीलिए इसका रंग लाल दिखता है। और कैल्शियम लवणों की इसमें कमी होती है। आयरन ऑक्साइड तो अधिक होता है लाल लोमी मिट्टी में, और कैल्शियम लवणों की इस मिट्टी में कमी होती है। तो आपको इसमें अधिकता की भी याद रखना है और कमी का भी याद रखना है कि कौन सा तत्व इसमें ज़्यादा है और कौन सा तत्व कम है। नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों कम उपजाऊ और गठन इसका चिकना होता है। कम उपजाऊ तो नहीं होती है दोस्तों, इतनी कम भी नहीं होती है, लेकिन काली मिट्टी से अपेक्षाकृत थोड़ी कम उपजाऊ होती है और इसका गठन चिकना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये मिट्टी बनती कैसे है। तो ये आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से ये मिट्टी बनती है। तो दोस्तों आपका इनका निर्माण भी याद रखना है कि ये मिट्टी किस किस से बनी है। तो लाल लोमी मिट्टी आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बनती है। फिर पानी की उपलब्धता होने पर अच्छी फसल होती है इसमें। पानी अगर अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छी होगी इस मिट्टी में। कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों जो इस मिट्टी में अच्छी होती है? तो मक्का, चावल, कपास, सभी प्रकार की दालें हैं जो लाल लोमी मिट्टी में अच्छी होगी। तिलहन भी अच्छा होगा यहाँ पर, और तंबाकू और अन्य ऐसी फसलें हैं। मुख्य रूप से तो दोस्तों ये फसलें हैं जो अच्छी होती है लाल लोमी मिट्टी में। और भी दूसरी फसलें हैं जो नॉर्मल मात्रा में आपके यहाँ हो जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ या कछारी मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ या कछारी मिट्टी की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ या कछारी मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन आपको काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी दे देगा। तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काली मिट्टी पर जाएंगे, लेकिन काली मिट्टी बाद में आता है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी होती है। ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से ये मिट्टी बनती है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। तो ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों? तो ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, धौलपुर, टोंक, और आपको दोस्तों जो गगननगर का जो अफाह क्षेत्र है, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में भी आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। अब दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता क्या है? तो यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सामग्री से ये मिट्टी बनती हैं। तो दोस्तों ये जो मिट्टी है जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सामग्री से ये मिट्टी बनती है, और जहाँ नदियों का सर्वाधिक बहाव होता है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो घग्गर नदी के बहाव जो क्षेत्र है राजस्थान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं, उसके क्षेत्र में भी ये जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। और फिर पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर तो सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। तो भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, धौलपुर, टोंक, मुख्य रूप से इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है दोस्तों इस मिट्टी की,
इसमें पोटाश और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी में किसकी पर्याप्तता होती है और किसकी कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है। और पर्याप्तता किसकी है, तो पोटाश और चूने की पर्याप्तता है। नाइट्रोजन की कमी राजस्थान की सभी मिट्टियों में है, ये आपको याद रख लेना है। आपको अगर पॉइंट बना के दे दें, अगर किसी पॉइंट में अगर आपके आ जाता है ऑप्शन में कि राजस्थान में इस मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता है, तो नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों जो CET एग्ज़ाम हुआ था आपके अभी 2024 में, उसमें दोस्तों मिट्टियों को लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनकी विशेषताओं से लगभग क्वेश्चन बने थे उसमें। इसकी नेक्स्ट विशेषता है दोस्तों, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और गहन कृषि के लिए उपयुक्त हैं। सर्वाधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक और गहन कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। फिर इसमें फसलें कौन कौन सी होती है मुख्य रूप से, तो गेहूं की फसल इसमें अच्छी होती है, सरसों की फसल अच्छी होती है, जौ और गन्ने की फसल इस मिट्टी में अच्छी होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जलोढ़ या कछारी मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी आती है पर्वतीय मिट्टी, आपके माउंटेन सोइल। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी, इसका क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली पर्वतमाला के ढलान और उच्च क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है, तो सिरोही, पाली, अजमेर और उदयपुर में ये मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ये दोस्तों सारा पर्वतीय क्षेत्र ही है अरावली का, ये इससे भी आपको याद रह जाएगा पर्वतीय मिट्टी का कहाँ पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों इसकी विशेषताएं कि पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फिर विशेषता है कि इसका गठन कैसे होता है, तो कंकड़मय और उथला होता है इसका गठन, और ये कृषि के लिए कम उपयुक्त हैं। कंकड़ और ऐसे होंगे मिट्टी में तो वहाँ पर उपजाऊपन भी कम पड़ जाएगा, तो इतनी अच्छी फसल वहाँ पर नहीं होगी। और इसमें जैविक पदार्थों की भी कमी होती है। तो इसमें आपको सिंपल से इसका क्षेत्र याद रख लेना है कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर होती है, इसका क्षेत्र याद रखना है इसमें आपको। फिर नेक्स्ट मिट्टी आती है दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। तो इसका क्षेत्र कहाँ है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी का, तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में। और राजस्थान के कौन से जिले आएंगे इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका क्षेत्र आपने देख ही लिया है कि क्या इसका क्षेत्र है, तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में पाई जाती है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में नदियों का अफवाह क्षेत्र है ये। फिर पूर्वी राजस्थान भी इसमें आ जाएगा, पूर्वी राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है इस मिट्टी की। तो ये मरुस्थलीय और जलोढ़ मिट्टी के बीच की मिट्टी है ये इसकी मुख्य विशेषता बन जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। और ये सिंचाई से उपजाऊ हो जाती है। अगर इस मिट्टी को अगर पानी देंगे, अच्छे से इसकी सिंचाई करेंगे, तो ये अच्छे से उपजाऊ हो जाएगी और आपको अच्छी फसल दे सकती है ये। अब इसमें फसलें कौन कौन सी हो सकती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी इसमें उपजाऊ फसलें हो सकती है, तो मुख्य फसल है दोस्तों गेहूँ, जौ और सरसों इसमें इसकी मुख्य फसलें हैं, इस मिट्टी में अच्छी हो सकती हैं जो फसलें हैं ये। तो दोस्तों ये थी प्रमुख मिट्टियाँ जो परंपरागत रूप से मिट्टियों के प्रकार है राजस्थान में। पहला प्रकार हमने ये पढ़ा है राजस्थान में मिट्टियों का। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों ICAR के अनुसार प्रमुख मृदा का वर्गीकरण। हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, पहले तो परंपरागत के आधार पर पढ़ा है हमने, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम ICAR के आधार पर राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, जो कि नवीनतम वर्गीकरण है। और यहाँ से आप 100% आप मान लीजिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर इस क्लास से अगर आपके बाहर क्वेश्चन चला जाता है तो मान लीजिए कि राजस्थान में किसी बच्चे का वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मिट्टियों को लेकर, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो बहुत टफ क्वेश्चन है, या फिर किसी ने पढ़ा ही नहीं है बच्चे ने, या फिर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो निश्चिंत रहिए आप, ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है मिट्टियों को लेकर। तो दोस्तों आपके नेक्स्ट वर्गीकरण ICAR के अनुसार है। ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसकी फुल फॉर्म है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ने अमेरिका के कृषि विभाग
वहाँ का विभाग USDA कहलाता है कि वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया है। वो तो दोस्तों हमने पढ़ी थी, 7 प्रकार पढ़े थे हमने परंपरागत आधार पर, और अब हम ये जो ICAR के अनुसार पढ़ेंगे ये 5 भागों में मुख्य 5 प्रकार पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। दोस्तों पहला प्रकार आता है इसमें ICAR के अनुसार एरिडिसोल। एरिडिसोल कहाँ होती है? तो ये इसका स्थानीय पुराना नाम क्या है? शुष्क मृदा या रेतीली मृदा। ये राजस्थान में कहाँ पर होती है? इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ क्या है? तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर में ये मृदा होती है एरिडिसोल। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो यह सबसे शुष्क मिट्टी है और ये कार्बनिक पदार्थों की इस मिट्टी में कमी होती है। ये आपकी एरिडिसोल की विशेषता है। फिर आता है दोस्तों एंटीसोल। इसका स्थानीय पुराना नाम क्या है? तो ये नवीनतम जलोढ़ या रेतीली मिट्टी है एंटीसोल। ये कौन से क्षेत्र में होती है? तो अधिकांश पश्चिम और पूर्वी जिलों में। दोस्तों पूर्वी जिलों में तो ये नहीं होती है ये मिट्टी, लेकिन अधिकांश पश्चिमी यानी कि जो अर्धशुष्क पश्चिमी भाग है उसमें होती है एंटीसोल। इसकी विशेषता क्या है? तो इस मिट्टी का विकास कम हुआ है, अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है एंटीसोल। दोस्तों इस चीज़ को हम आगे मैप में अच्छे से देख लेंगे, इसको इन मिट्टियों के प्रकारों को। नेक्स्ट मिट्टी आती है दोस्तों अल्फीसोल। इसका पुराना नाम क्या है? स्थानीय नाम लाल पीली या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं इसको। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है अल्फीसोल का? कहाँ पर पाई जाती है? तो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर यानी कि पूर्वी मैदानी जो भाग है राजस्थान का उसमें अल्फीसोल मिट्टी पाई जाती हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो ये अधिक उपजाऊ मिट्टी है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है और जलोढ़ मिट्टी के ये समान होती है ये अल्फीसोल मृदा। नेक्स्ट मिट्टी आती है दोस्तों इंसेप्टिसोल। इसका पुराना नाम क्या है? स्थानीय पुराना नाम तो अर्धशुष्क या पर्वतीय मिट्टी कहते हैं इसको। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में? तो सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, और इसमें आ जाएगा चित्तौड़, उदयपुर। ये प्रमुख दोस्तों जिले आ जाएंगे जहाँ पर इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। फिर इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता आ जाएगी ये अर्ध विकसित मिट्टी है और उपजाऊ क्षमता मध्यम से अच्छी होती है इस मिट्टी की, इंसेप्टिसोल की। नेक्स्ट मिट्टी है वर्टिसोल। इसका पुराना नाम या स्थानीय नाम है काली मृदा या रेगुर मृदा। कपासी मिट्टी भी हमने पढ़ा है पीछे अभी, कपासी मिट्टी भी इसे ही कहते हैं। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो कपासी मिट्टी से आपको काली मृदा से याद आ गया होगा, तो ये कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती जो क्षेत्र है अपना राजस्थान का, वहाँ पर ये मिट्टी होती है वर्टिसोल मिट्टी। इसकी विशेषता क्या है? उच्च क्ले सामग्री, नमी धारण करने की इसमें सर्वाधिक क्षमता होती है और गीली होने पर ये मिट्टी फूलती है। अब इसको एक मैप के माध्यम से देख लेंगे। एंटीसोल कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, तो ये आपके राजस्थान का मैप है, इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर एंटीसोल आ जाती है शुष्क में, शुष्क, और ये आ जाएगा आपके अर्धशुष्क। तो दोस्तों आपके शुष्क जो राजस्थान है वहाँ पर तो एंटीसोल, अर्धशुष्क में एरिडिसोल आ जाएगा आपके। और जो आपके दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में आपके इंसेप्टिसोल मिट्टी आ जाएगी। फिर आपके पूर्वी भाग में अल्फीसोल मिट्टी आ जाएगी, और जो हाड़ौती वाला प्रदेश है आपके वहाँ पर अल्फीसोल और यहाँ पर क्या उनसे मिट्टी आ जाएगी? वर्टिसोल मिट्टी आ जाएगी। या फिर अल्फीसोल नहीं होगी, यहाँ पे वर्टिसोल मिट्टी होगी। तो दोस्तों शुष्क, अर्धशुष्क दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में और हाड़ौती प्रदेश में। तो शुष्क में एंटीसोल, अर्धशुष्क में एरिडिसोल, फिर आ जाएगा आपके दक्षिण में इंसेप्टिसोल, फिर आ जाएगा आपके अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान में, और हाड़ौती प्रदेश में आपके वर्टिसोल मिट्टी आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों आपकी मिट्टियाँ ICAR के अनुसार। हमने दोनों तरीके से पढ़ लिए, परंपरागत के अनुसार भी और वैज्ञानिक तरीके से भी, दोनों तरीके से हमने देख लिए मिट्टियों के प्रकार। अब आता है दोस्तों राजस्थान में मृदा से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो
मिट्टियों के प्रकार से संबंधित और वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है वो फुल डिटेल हमने देख ली है। अब हम देखते हैं कि मिट्टियों से संबंधित राजस्थान में समस्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ से और आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो राजस्थान की मृदा विशेषकर पश्चिमी भाग में गंभीर पर्यावरणीय और कृषि चुनौतियों का सामना करती हैं। यानी कि जो पश्चिमी भाग है दोस्तों राजस्थान का दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मिट्टी को लेकर। तो क्या क्या समस्याएं वहाँ पर देखते हैं। पहली समस्या है दोस्तों मृदा अपरदन। कारण तेज हवाएं, वायु अपरदन से होता है दोस्तों ये। और फिर नेक्स्ट है नदियों का बहाव, ये जलीय अपरदन से होता है। फिर आता है प्रभाव क्या पड़ता है, तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हटना। जो दोस्तों मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जैसे कि ये मिट्टी है, ये गहराई तक है, अगर ये ऊपर की जो मिट्टी है यहाँ पर ही फसल होती है और अगर ये मिट्टी अगर हट गई है आपके ज़मीन की तो उपजाऊपन कम हो जाता है मिट्टी का, उस मिट्टी का। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है, तेज़ हवा अगर चलती है या फिर तेज़ नदी का जो बहाव है, पानी का बहाव है, तो ऊपर की जो अच्छी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहा कर ले जाती है साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान है। वायु से संबंधित अगर बात आ जाएगी आपके, तो वायु से संबंधित पश्चिमी राजस्थान है और जलीय से संबंधित चंबल बेसिन है। नेक्स्ट आ जाता है बीहड़ या उत्खात भूमि। कारण क्या है यहाँ पर, तो चंबल नदी द्वारा तीव्र जलीय अपरदन है। फिर प्रभाव क्या होता है, गहरे खड्डे का निर्माण हो जाता है। और प्रभावित क्षेत्र कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और आ जाता है आपके दोस्तों करौली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मृदा अपरदन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो आपके तेज हवाएं हैं, एक तो नदियों का बहाव है। तो तेज हवाओं से ऊपर की जो मिट्टी होती है उपजाऊ वो उड़ के चली जाती है अन्य स्थान पर। और फिर नदियों में भी तेज बहाव से पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। तो दोस्तों पानी वाली जो समस्या है वो तो बीहड़ में है, चंबल नदी के साथ में। और मृदा अपरदन जो है, हवाओं वाला वायु से अपरदन जो होता है वो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में होता है। दो समस्याएं हमने देखी है दोस्तों यहाँ पर। फिर आती है दोस्तों लवणता और क्षारीयता। ये अनुपयुक्त सिंचाई या पानी के ठहराव भूजल में नमक की अधिकता के कारण लवणीयता और क्षारीयता की समस्या होती है दोस्तों मिट्टी में। प्रभाव है मिट्टी का अनुपजाऊपन हो जाना, रेह या कलर की समस्या यहाँ पर हो जाती है इस मिट्टी में। और इसका प्रभाव क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, लवणता और क्षारीयता का कौन से क्षेत्र प्रभावित है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर का जो सिंचाई क्षेत्र है दोस्तों ये लवणता और क्षारीयता से प्रभावित है ये क्षेत्र। फिर दोस्तों आती है नेक्स्ट समस्या हमारे राजस्थान में मिट्टी को लेकर सेम की समस्या है। अत्यधिक सिंचाई विशेषकर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, इसलिए सेम की समस्या हो जाती है। और प्रभाव मिट्टी में लवणता बढ़ना, दलदली भूमि का हो जाना। और प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में। यहाँ पर दोस्तों इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सफ़ेदा के पौधे लगाए जाते हैं। सफ़ेदा का जो पौधा होता है वो लगाया जाता है। ये जो पौधा होता है दोस्तों ये पानी को सोखता है अपने अंदर और भूमि में पानी की कमी को वहाँ पर कम कर देता है। तो दोस्तों 4 तरीके की समस्या पढ़ी है हमने। पहले की तरह की समस्या हमने पढ़ी है राजस्थान में मृदा अपरदन की समस्या, जो 2 प्रकार की है, एक तो वायु अपरदन की और एक जल अपरदन की। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों बीहड़ या उत्खात भूमि, ये हमने पढ़ा है। तो ये चंबल नदी में होता है सर्वाधिक, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपरदन पढ़ा है हमने लवणता और क्षारीयता। तो ये कैसे होता है, तो अनुपयुक्त सिंचाई और पानी ठहर जाता है, वहाँ पर भूजल में नमक की अधिकता बढ़ जाती है, तो इससे ये होता है। और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। ये कहाँ पर होता है, तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर में होता है। फिर नेक्स्ट समस्या पढ़ी हमने दोस्तों सेम की समस्या। तो यहाँ पर क्या होता है कि अत्यधिक सिंचाई होती है वहाँ पर, इसलिए भूमि दलदली हो जाती है। तो वहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहाँ पर है ये सेम की समस्या, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। सेम की समस्या को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ये पूछा जाता है कि सेम की समस्या राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती हैं, तो ये गंगानगर में और हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। ये पढ़ी हमने दोस्तों। पहले हमने पढ़ा मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ा हमने। 2 तरह की मिट्टियाँ पढ़ी हमने, 2 प्रकार की परंपरागत रूप से मिट्टियाँ पढ़ी हमने। और फिर पढ़ी है हमने ICAR के अनुसार। फिर हमने मिट्टियों की समस्याओं के बारे में पढ़ा है।
दोस्तों नेक्स्ट है मृदा संरक्षण हेतु प्रयास, कि इतने इतने राजस्थान में मिट्टियों के साथ हो रहा है, तो अब इसके संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कौन कौन से उपाय किए गए हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला उपाय किया है कृषि और वानिकी, फसलों के साथ साथ पेड़ों को उगाना ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। यानी कि दोस्तों खेत है, उसमें एक खेत में अगर फसल उगाई जा रही है कोई सी भी, तो उसके साथ एक निश्चित दूरी पर, ऐसे यहाँ पर फसल हो जाएगी और निश्चित दूरी पर ऐसे आपके फसल भी उगाई जाती है। जैसे कि अगर आपने धान की फसल उगाई तो उस खेत में नींबू के पेड़ बो दिए किसी ने, या फिर जायफल के पेड़ बो दिए, ऐसे आप वहाँ से दो फसलों को एक साथ में आप ले सकते हैं। तो फसलों के साथ पेड़ भी उगाते हैं, उससे मिट्टी का कटाव कम होता है। फिर आती है दोस्तों मेड़बंदी, खेतों के चारों ओर मेड़ बनाकर जल के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। दो तरीके के किए हैं प्रयास। फिर तीसरा प्रयास आता है दोस्तों, पहला प्रयास है कृषि वानिकी, दूसरा है मेड़बंदी, तीसरा है समरूप जुताई, ढलान के अनुरूप जुताई करना जिससे जल बहाव धीमा हो। तीसरा उपाय ये किया है। चौथा उपाय किया है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना दोस्तों गंगानगर से शुरू की है और ये केंद्र सरकार ने शुरू की है। ये योजना जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पीएम हैं, उन्होंने शुरू किया है ये, और ये शुरू किया दोस्तों 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू की है। ये दोस्तों की है शुरू सूरतगढ़ से, राजस्थान में सूरतगढ़ से ये शुरू की है ये योजना। क्या किया है इस योजना में, देखते हैं कि किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में पूछा ही जाता है कि ये कहाँ से शुरू की गई, राजस्थान में किसके द्वारा की गई और कहाँ पर की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाना। दोस्तों ये जो कार्यक्रम चलाया गया है वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों की एक पट्टी लगाई जाती है। यानी कि अगर ज़्यादा हवाएं चलती है इस तरफ, तो ऐसे इस साइड में ऐसे पूरे पेड़ लगा दिए गए, एक पट्टीनुमा पेड़ लगा दिए गए ताकि मिट्टी आगे ज़्यादा उड़कर ना जा सके। तो ये दोस्तों प्रमुख मृदा संरक्षण हेतु बहुत प्रयास किए गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों ये थी आपके राजस्थान में मिट्टियों को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों ये आपके पॉइंट हो गए हैं सारे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि आप सभी को इसका लाभ मिलता रहे। अच्छी से अच्छी हम क्लासें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि सबसे पहले हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो आपके लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।